नमस्कार दर्शकों, मैं प्रशांत शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में जिसका नाम है आखिर क्यों। आखिर क्यों एक फर्जी एनकाउंटर किया गया, आखिर क्यों एक औरत को जिंदा जलाया गया, आखिर क्यों एक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को ठुकरा दिया गया, आखिर क्यों एक जज की बेरहमी से हत्या कर दी गई, आखिर क्यों अमित शाह को जाना पड़ा जेल, आखिर क्यों एक सीबीआई जैसी निष्पक्ष एजेंसी को टेकने पड़े घुटने और लेने पड़े अपने कदम पीछे। जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब आज की हमारी खास रिपोर्ट में। इस रिपोर्ट की शुरुआत होती है शराबुद्दीन शाह से। शराबुद्दीन शाह उज्जैन का रहने वाला था। शराबुद्दीन शाह एक अपनी गैंग चलाया करता था और शराबुद्दीन शाह एक दहशत का दूसरा नाम था गुजरात के और राजस्थान के मार्बल व्यापारियों के लिए। ये अक्सर व्यापारियों से अवैध वसूली करता था, उनको डराता था, धमकाता था। उसका आतंक धीरे धीरे काफी बढ़ने लगा था। व्यापारियों ने परेशान होकर सभी व्यापारी एकजुट हुए। उस समय के राजस्थान के गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया के पास पहुंचते हैं। गुलाब चंद कटारिया के पास उनको कोई भी समाधान नहीं मिल पाता। सभी व्यापारी दोबारा मिलते हैं, एकजुट होते हैं। सभी एकजुट होकर अहमदाबाद पहुंचते हैं अमित शाह, जो कि उस वक्त के गुजरात के गृह राज्य मंत्री थे। अमित शाह के पास जैसे ही वो पहुंचते हैं, अमित शाह जिनका व्यक्तित्व आप सभी भली भांति जानते हैं। अमित शाह अपने सबसे खास ऑफिसर जिनका नाम बंजारा था, बंजारा से कहते हैं, और बंजारा उस टाइम एटीएस एंटी टेररिस्ट स्क्वाड को संभाल रहे थे गुजरात की। बंजारा इसकी पूरा जो शराबुद्दीन शाह का था इतिहास खंगालते हैं तो पता चलता है कि शराबुद्दीन के खिलाफ गुजरात की सीमा में कोई भी केस दायर नहीं था। इसके बाद बंजारा शुरू करता है अपना जाल फेंकना। बंजारा अपना जाल फेंकना शुरू करते हैं। बंजारा मिलते हैं सबसे पहले एसीपी अभय चुडासमा से। अभय चुडासमा जो कि शराबुद्दीन शाह के काफी खास हुआ करते थे। जो अभय चुडासमा थे वही बताया करते थे शराबुद्दीन शाह को कि इससे कब वसूली करनी है, किसको कब धमकाना है। ये सभी चीजें एसीपी अभय चुडासमा के छत्र छाया में हुआ करती थी। बंजारा मिलता है, बताता है चुडासमा साहब को कि जी अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं उनके कहने पर ऐसे ऐसे उन्होंने बोला है। तो ये सभी प्लानिंग उनको बताता है। अभय चुडासमा भी बंजारा के साथ जुड़ जाते हैं। अब अभय चुडासमा शराबुद्दीन शाह को आदेश देते हैं कि वो वहां पर जाकर जब वो पहुंचेगा तो रमन पटेल नाम से एक अहमदाबाद में व्यापारी हुआ करते थे, रमन पटेल को जाकर धमकाए और उनके ऊपर गोली चलाए। सभी चीजें प्लानिंग के अनुसार चल रही थी, पर कहानी में ट्विस्ट यहाँ पर आता है, एक नया मोड़ इस जगह पर आता है कि जो शराबुद्दीन शाह है वो अपने बड़े ही खास एक गैंग के मेंबर जिनका नाम था तुलसी प्रजापति, रमन पटेल के पास वो तुलसी प्रजापति को भेजता है। तुलसी प्रजापति पहुंचता है, रमन पटेल पर उसी प्रकार से गोली चलाता है। अभय चुडासमा ने जिस प्रकार से कहा था शराबुद्दीन शाह से, और शराबुद्दीन शाह ने जो कहा था तुलसी प्रजापति से, गोली चलाता है। जैसे ही वहां पर गोली चलती है, जो अपने बंजारा जी हैं, बंजारा इनको अरेस्ट कर लेते हैं और इससे तुलसी प्रजापति से पूछा जाता है कि किसके कहने पर उसने ये सब किया। वो बताता है कि शराबुद्दीन शाह के कहने पर मैंने ये किया, शराबुद्दीन शाह की गैंग का मैं एक बंदा हूँ, मेंबर हूँ। तो इसी प्रकार से जो बंजारा का जाल था वो कामयाब हुआ, पर पूरा कामयाब ना हो पाया और शराबुद्दीन शाह के खिलाफ गुजरात में एक मामला, आपराधिक मामला दर्ज हुआ। बंजारा जैसे ही तुलसी प्रजापति को पकड़ता है, तुलसी प्रजापति से वो एक डील करते हैं, एक सौदा करते हैं कि जो बंजारा है वो तुलसी प्रजापति को छोड़ देंगे अगर वो तुलसी प्रजापति जो है वो बंजारा के लिए काम करे और शराबुद्दीन शाह की खबरें उन तक पहुंचाए। एक तरीके से कह सकते हैं कि शराबुद्दीन शाह के अगेंस्ट, शराबुद्दीन शाह के खिलाफ पुलिस का वो खबरी बने।
तुलसी प्रजापति अपनी जान बचाते हुए बोलता है ठीक है, वो इस सौदे को मंजूर करता है और वो पुलिस का एक खबरी बन जाता है। सोहराबुद्दीन शाह तक भी थोड़ी थोड़ी बू इस मामले की जाने लगी थी। उसको पता चला कि अबे चुडासमा ने उसके साथ धोखा किया है, तो उसी क्षण सोहराबुद्दीन शाह वो शहर छोड़कर चला जाता है। राजस्थान छोड़कर वो हैदराबाद रहने लग जाता है। ये खबर जो तुलसी प्रजापति है उसने पुलिस को दी, बंजारा को दी, सभी को दी। अब तुलसी प्रजापति सोहराबुद्दीन शाह की एक बहुत ही अहम खबर लेकर आता है कि 22 नवंबर को जो सोहराबुद्दीन शाह है वो हैदराबाद से महाराष्ट्र जाएगा, महाराष्ट्र के सांगली में जाएगा, वो भी बस के रास्ते से। उस वक्त तुलसी प्रजापति भी सोहराबुद्दीन शाह के साथ रहेगा। तो 22 नवंबर 2005 रात में वो जो अपना सोहराबुद्दीन शाह है वो अपनी बीवी कौशल बी के साथ बस में बैठता है। तुलसी प्रजापति भी मौजूद रहता है। 23 नवंबर आधी रात में, 22 नवंबर को वो रात में बैठे। 23 नवंबर को जैसे ही बस गुजरात की सीमा में पहुंचती है, गुजरात होते हुए ही महाराष्ट्र का रास्ता है हैदराबाद से, तो जैसे ही बस ये गुजरात के रास्ते में पहुंचती है, वहां पर वंजारा अपनी टीम के साथ तैयार रहते हैं और बस को रुकवाते हैं। बस ये सोहराबुद्दीन शाह को रिकॉग्नाइज करके, पहचान के उसको पकड़ लेते हैं। सोहराबुद्दीन शाह को जब वंजारा ले जाने लगते हैं तो वहां पर जो उनकी बीवी थी कौशल बी, जो उनके साथ थी, वो भी जिद करने लगती है। उनकी जिद के आगे उनको झुकना पड़ता है और वो कौशल बी और तुलसी प्रजापति इन दोनों को भी अपने साथ दिशा फार्म हाउस, जो कि वंजारा के पैतृक गांव में मौजूद था, वहां पर लेकर आते हैं। 24 नवंबर और 25 नवंबर को वो सभी वहां पर बंद रहते हैं। 26 नवंबर को शुरू होता है एक फर्जी एनकाउंटर का सिलसिला शुरू। दिनेश एमएन जो कि उदयपुर के डीसीपी हुआ करते थे, वो फार्म हाउस पर पहुंचते हैं, दिशा फार्म हाउस पर, और एनकाउंटर की प्लानिंग शुरू होती है। सुबह सुबह एक टोल नाके के पास टीम पहुंचती है। वंजारा अपने एक कांस्टेबल को बोलते हैं वो बाइक चलाकर जाए और चलती बाइक पर से कूद जाए। वो कांस्टेबल भी ऐसे ही करता है। उसके हाथ और घुटनों में खरोच आती है, उसके हाथ और घुटने छिल जाते हैं। उसके बाद दिशा फार्म हाउस से पेशी की बात बोलकर सोहराबुद्दीन शाह को लाया जाता है। सोहराबुद्दीन शाह को रास्ते में ले जाते हुए चलती गाड़ी में से धक्का मारा जाता है और उस पर 8 गोलियां मारी जाती हैं, 8 गोलियां दागी जाती हैं और वहीं पर सोहराबुद्दीन शाह की मौत हो जाती है। धीरे धीरे ये खबर मीडिया में फैलने लगती है। हर तरफ यही खबर चल रही थी कि चलती गाड़ी में एक एनकाउंटर किया गया, एक आरोपी भाग रहा था। धीरे धीरे ये जो खबर है बस के पैसेंजर्स को पता लगती है। कुछ बस के पैसेंजर्स आते हैं चश्मदीद बनने के लिए, और भी कई चीज़ें। पुलिस बौखलाहट में रहती है, वंजारा भी बौखलाहट में होते हैं उस वक्त। इसके बाद पुलिस के सामने 2 चश्मदीद गवाह पुलिस के पास थे। एक तुलसी प्रजापति जो खुद पुलिस के लिए काम कर रहा था इस केस में, और दूसरी उसकी बीवी कौशल बी। कौशल बी को अपना खतरा मानते हुए पुलिस और जो वंजारा की जो टीम थी वो सभी पास के ही जंगल में कौशल बी को जिंदा जला देते हैं। इसी प्रकार एक जो चश्मदीद गवाह थी कौशल बी, उसको भी मार दिया जाता है। अब धीरे धीरे और बस के पैसेंजर्स आने लगे कि इसकी रफ्तार बढ़ने लगी। सभी बौखलाहट में थे। इसी कड़ी में ये जो केस था गुजरात की क्राइम ब्रांच को दिया जाता है। गीता जोहरी जो कि एक काफ़ी बोल्ड आईपीएस ऑफिसर थी, उनको ये केस दिया गया। बौखलाहट में वंजारा ने तुलसी प्रजापति को बांस काटा नाम के गांव में बुलाया। वहीं के अफसर उस वक्त वो जो चार्ज थमा के ऑफिस का वो वंजारा के हाथ में ही था। बांस काटा तुलसी प्रजापति को बुलाया जाता है और तुलसी प्रजापति को भी वहां पर गोली मार दी जाती है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। फर्जी एनकाउंटर के जो पन्ने थे वो धीरे धीरे खुलने लगते हैं। सवाल कहां पर उठते हैं? सवाल उठते हैं कि कौशल बी कहां है।
जो शराबुद्दीन शाह का भाई था वो इस चीज़ पर जोर डालता है कि कौशक बी, जो उनके भाई की बीवी है, उनकी भाभी है, वो कहाँ पर है। शराबुद्दीन शाह का भाई इस केस को कोर्ट में ले जाता है और कोर्ट इस केस का जो हवाला है, हर चीज़ें सीबीआई को सौंप देती है कि इस केस की जो तहकीकात है वो सीबीआई करेगी। अब केस में क्या था, अमित शाह, गुलाबचंद कटारिया, वंजारा, इन सब के ऊपर आरोप लग रहे थे कि एक एनकाउंटर नहीं बल्कि एक कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है, जो कि इन सभी लोगों ने, अमित शाह ने, गुलाबचंद कटारिया ने, वंजारा ने और काफ़ी बड़े बड़े अफसर अधिकारियों ने, आईपीएस अधिकारियों ने ये व्यापारियों के कहने पर एक कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की है। ये कोई भी एनकाउंटर नहीं है, ये एनकाउंटर फर्जी एनकाउंटर है। धीरे धीरे केस आगे बढ़ता है। जुलाई 2010 में अमित शाह अहमदाबाद में सरेंडर करते हैं और अमित शाह को किडनैपिंग, मर्डर और काफ़ी सारे आपराधिक मामलों में जेल भेज दिया जाता है। अमित शाह कुछ महीनों बाद अक्टूबर 2010 में बेल पर आते हैं, पर कोर्ट ने एक शर्त रखी थी कि अमित शाह गुजरात की सीमा में नहीं रहेंगे। अमित शाह गुजरात की सीमा से बाहर रहे, कुछ समय वो महाराष्ट्र में रहे और बाकी का समय उन्होंने दिल्ली में बिताया। जैसे ही 2012 आता है, 2012 में गुजरात में इलेक्शन होने थे, तो अमित शाह कोर्ट से परमिशन लेकर वापस गुजरात आते हैं, चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीतते भी हैं। इसी कड़ी में सुप्रीम कोर्ट जो है दिनेश एमएन, वंजारा और अन्य 35 लोगों को जेल भेजता है, ये बोलकर कि इन पर मर्डर, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, किडनैपिंग आदि के केस हैं, और ये चार्जशीट उन पर दायर करके इन सभी 35 अन्य लोगों को भी जेल भेज देता है। सुप्रीम कोर्ट यह आदेश देता है कि पूरा जो केस है वो ईमानदारी से हो, इसलिए ये गुजरात की सीमा से बाहर होगा, तो ये कोर्ट बॉम्बे हाई कोर्ट में चलता है। और दूसरी बात एक और होती है ईमानदारी के लिए कि इस केस से संबंधित जो भी जज है, जब तक फैसला नहीं आ जाता है, जज भी इस केस का चेंज नहीं किया जाएगा। तो जो पहला जो जज है वो है जेटी उत्पत। जेटी उत्पत जी जो पहला केस मतलब जो आता है केस इनके पास, जेटी उत्पत जी के पास, ये जेटी उत्पत जी इस केस में थोड़ी स्पीड स्लो होती है, बार बार सीबीआई से सवाल करते हैं कि और भी आप लोग सबूत इकट्ठा कीजिए। अमित शाह की सबसे मेन इसमें किरदार थे कि अमित शाह की इस केस में पेशी क्यों नहीं हो रही है। तो इसी प्रकार से पहले जज को भी हटा दिया जाता है। बात आती है दूसरे जज जो कि रावती देवी है। वो सीबीआई पर आरोप लगाती हैं कि सीबीआई सबूत इकट्ठा करने में असफल हो रही है। अमित शाह की पेशी, दोबारा एक अहम सवाल कि अमित शाह की पेशी इस केस में क्यों नहीं हो रही है। इसके बाद रावती देवी का भी वहां से ट्रांसफर हो जाता है। तीसरे जज, इन जज का आपने नाम जरूर सुना होगा, अखबारों में पढ़ा होगा। तीसरे जज आते हैं जस्टिस लोया। जस्टिस लोया इस केस को बढ़ाते हैं और जस्टिस लोया ने आदेश दिया कि 15 दिसंबर को अमित शाह की पेशी कोर्ट में होनी चाहिए। एक जस्टिस लोया की एक कलीग जज थी जो साथ में उनके जज थी, एक स्वप्ना जोशी जो उनकी जज साथी जज थी, उनकी बेटी की शादी थी नागपुर में 1 दिसंबर को। जस्टिस लोया नागपुर पहुंचते हैं 1 दिसंबर को। जस्टिस लोया होटल में रुके हुए होते हैं। रात में जस्टिस लोया की बताया जाता है कि रात में जस्टिस लोया की तबीयत खराब होती है और संदिग्ध हालत में उनकी मौत हो जाती है। ये एक अहम कड़ी है इस केस की। सबसे पहला एक कारवा नाम से एक रिपोर्टिंग एजेंसी है, वो इस रिपोर्ट की तहकीकात करती है। सीबीआई के चार्जशीट में भी ये लिखा हुआ है कि संदिग्ध हालत क्यों बोली जाती है और एक सस्पिशियस डेथ क्यों बोला जाता है। सस्पिशियस हालत में क्यों बोला गया, इसको इस प्रकार से बोला गया क्योंकि जो डेथ सर्टिफिकेट था उस पर जो इनका डेथ का जो समय था, मृत्यु का समय था, वो बताया हुआ है 6:15 सुबह के। परंतु जो जस्टिस लोया की फैमिली है उनके पास सुबह 5 बजे ही फ़ोन आ जाता है। 5 बजे ही उनको
इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि जस्टिस लोया की मौत हो चुकी है, सबसे पहला। दूसरा जो मैटर है जो सस्पिशियस बनाता है इस मौत को, कि डेथ सर्टिफिकेट में बताया गया है कि जस्टिस लोया की जो डेथ हुई है वो हार्ट अटैक की वजह से हुई है, जबकि जस्टिस लोया की फैमिली का कहना है कि उनके शरीर पर खून के दाग थे, उनके शर्ट पर खून के दाग थे और जस्टिस लोया के सिर पर भी काफ़ी चोटें थी। जो तीसरी चीज़ सामने आती है, उनके जो लड़के थे वो भी पहले बोलते हैं कि जो पिताजी की डेथ हुई है वो सस्पिशियस है, पर उसके कुछ दिन बाद दोबारा वो बोलते हैं कि इसमें कुछ भी सस्पिशियस नहीं है। 29 दिन बाद, क्योंकि केस फास्ट चलना था और केस ने इसने रफ्तार पकड़ी, 29 दिन बाद चौथे जज आते हैं। पहली सुनवाई में अमित शाह के खिलाफ कोई भी केस नहीं है, कोई भी सबूत ना मिलने के कारण उनको बरी कर दिया जाता है। अगस्त 2017 आता है, जितने भी बड़े आला अधिकारी थे इन सबको भी इस बाइज्जत बरी कर दिया जाता है और बोलता है इन सभी के खिलाफ कोई भी सबूत, पुख्ता सबूत नहीं है। यहाँ पर सवाल ये आता है कि सभी आईपीएस अधिकारी, अमित शाह, गुलाब चंद कटारिया, इन सभी बड़े अफसर, आला अधिकारियों और मंत्रियों को बरी कर दिया जाता है, तो क्या ये जो फर्जी एनकाउंटर था, क्या कांस्टेबल ने, गनमैन ने, ड्राइवर ने, कमांडो ने, इन सभी ने मिलकर किया? इन सभी लोगों को, जो बड़े आला अधिकारी थे, आईपीएस अफसर थे, मंत्री थे, इनके अलावा जितने भी लोअर ग्रेड के जो 35 और जो मैंने आपको बंदे बताए थे और जो लोग बताए थे, उन 35 जो बचे हुए लोगों को उनको जेल की गई, फर्जी एनकाउंटर के केस में, मर्डर के केस में, किडनैपिंग के केस में और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के केस में। तो क्या इन सभी ने मिलकर ये षड्यंत्र रचा था? क्या इन सभी लोगों के लिए पॉसिबल है कि ये एक षड्यंत्र रच पाए? एक सबसे बड़ा जो इस केस में जो लगता है, मुझे शक पैदा करता है इस केस में, कि अगर लोअर कोर्ट में सीबीआई, सबसे पहले सीबीआई ने क्या कहा कि सीबीआई ने चार्जशीट दायर करी, बताया कि अमित शाह, गुलाब चंद कटारिया और सभी जो आईपीएस अधिकारी थे, वंजारा, दिनेश एमएन, इन सभी पे सीबीआई ने केस दर्ज करा था। चार्जशीट में लिखा था कि इन लोगों का जो नाम है किडनैपिंग में है, मर्डर में है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में है। एक औरत को जिंदा जलाने के केस में भी इन सभी के नाम पर केस दर्ज था। अगर बॉम्बे हाई कोर्ट इनके अगेंस्ट गया तो सीबीआई, अगर कोई भी लोअर कोर्ट सीबीआई के खिलाफ केस ले जाती है, या सीबीआई ने जिस रास्ते पर बताया है, जो इल्ज़ाम लगाया उसके खिलाफ जाता है, तो सीबीआई हमेशा हायर कोर्ट में अप्लाई करती है, हायर कोर्ट में अपील करती है। सीबीआई ने आज 2022 आ चुका है, पर आज तक भी सीबीआई ने हायर कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ कोई भी अपील दायर नहीं की है। अब हम कह सकते हैं, देखिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी ठुकराया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जज चेंज नहीं होगा, 3 जज चेंज हुए हैं, चौथे जज ने फैसला सुनाया है। सीबीआई भी हायर कोर्ट में नहीं गई, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि पॉलिटिशियंस का दबदबा इतना कुछ ज़्यादा है, पॉलिटिशियन का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा है कि जो हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग एक पिलर माना जाता है भारतीय संविधान का, जुडिशरी को भी ठुकरा दिया गया। इतनी निष्पक्ष एजेंसी सीबीआई भी अपने कदम पीछे खींच लिए, उसने भी आगे किसी हायर कोर्ट में अपील नहीं किया। तो देखिए, अब आप सभी के सामने हैं जो चीज़ें हैं, अब आप सभी को इस चीज़ का फैसला करना है कि हमारा क्या देश ऐसे ही चलना चाहिए या कुछ ना कुछ बदलाव होने चाहिए। मैं प्रशांत शर्मा आज के इस केस से आप सभी से विदा लेता हूँ और जल्द ही मिलेंगे एक नए केस के साथ।